सुबह के 9 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं। एक और बड़ा खुलासा। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में इटली की अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस और तत्कालीन यूपीए सरकार पर सवाल उठे हैं। एक और घोटाला है जिसका खुलासा जी न्यूज ने किया है। इस घोटाले ने अब एक बार फिर से यूपीए सरकार को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। दरअसल एयर इंडिया में रिश्वत कांड पर कनाडा की एक अदालत ने एक बिचौलिए को 3 साल की सजा सुनाई है। इस बिचौलिए के जरिए भारत में एयर इंडिया के कई अधिकारियों को रिश्वत दी गई है, लेकिन रिश्वत लेने वाले कहां हैं, ये आज तक पता नहीं चल पाया है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एयर इंडिया स्कैम की 10 बड़ी बातें। सबसे अहम बात, 24 फरवरी 2006 को एयर इंडिया ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया था। अगली अहम खबर यह है कि एयर इंडिया ने बायोमेट्रिक फेशियल रिकॉग्निशन डिवाइस के लिए यह प्रपोजल दिया। कनाडा की कंपनी क्रिप्टोमेट्रिक्स सहित 20 कंपनियों ने इसमें बिड दाखिल करी। क्रिप्टोमेट्रिक्स ने नाजिर कारीगर के जरिए एयर इंडिया के अधिकारियों को रिश्वत दी। रिश्वत लेने के लेन देन के लिए बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट भी तैयार किया गया था। कॉन्ट्रैक्ट में प्रफुल्ल पटेल को $40 लाख रिश्वत दिए जाने का प्रपोजल है। एयर इंडिया ने 10 करोड़ 50 लाख की ये पूरी डील की थी। डील का 30% हिस्सा नासिर के जरिए एयर इंडिया के अधिकारियों और पीपी यानी कि प्रफुल्ल पटेल को दिया जाना था। कनाडा की कोर्ट ने नासिर कारीगर को एयर इंडिया के अधिकारी और कैबिनेट मंत्री को रिश्वत देने का दोषी माना। और अब देखिए कि एयर इंडिया घूसकांड की पूरी कहानी क्या है। ये 10 अहम बातें हमने आपको बताई। इस पूरे मामले में सबसे अहम दस्तावेज कनाडा की ओंटारियो की सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला है। अप्रैल 2014 के इस फैसले में एक एनआरआई नाजिर कारीगर को एयर इंडिया के अधिकारियों को रिश्वत देने का दोषी पाया गया है। नाजिर कारीगर को इस मामले में 3 साल की सजा हुई है और वो इस वक्त कनाडा की जेल में सजा काट रहा है। इस फैसले में तत्कालीन सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल का नाम भी लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, सिविल एविएशन मिनिस्टर को कितनी रिश्वत मिलेगी और कब मिलेगी, ये भी उस फैसले में लिखा गया है। फैसले के मुताबिक कनाडा की क्रिप्टोमेट्रिक्स कंपनी ने नाजिर कारीगर के जरिए ये रिश्वत इसलिए दी थी ताकि उसे एयर इंडिया को फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी देने का कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। कोर्ट के फैसले के मुताबिक नाजिर कारीगर कनाडा की कंपनी क्रिप्टोमेट्रिक्स के वाइस प्रेसिडेंट रॉबर्ट बेल के साथ डील कर रहे थे और रॉबर्ट बेल के ईमेल्स कनाडा की कोर्ट के सामने सबूत के तौर पर पेश किए गए हैं। इसके बाद नाजिर कारीगर के अनुरोध पर क्रिप्टोमेट्रिक्स ने भारत में क्रिप्टोमेट्रिक्स इंडिया के नाम से एक अलग कंपनी बनाई और नाजिर कारीगर को उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया। इस कंपनी को बनाने का मकसद था एयर इंडिया के अधिकारियों को रिश्वत देना और यह रिश्वत शेयर्स के रूप में दी जानी थी। इसके बाद 16 अप्रैल 2006 को मुंबई में एक मीटिंग हुई जिसमें रॉबर्ट बेल और नाजिर कारीगर ने यह तय किया कि एयर इंडिया के कौन-कौन से अधिकारियों को कितने शेयर दिए जाने हैं। कनाडा की अदालत के इस फैसले में सबसे बड़ा नाम पूर्व सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल का है। इस फैसले के पेज नंबर 8 में लिखा है कि 20 अप्रैल 2007 को नाजिर कारीगर ने एक ईमेल भेजा था जिसमें उसने लिखा था कि उसकी पीपी से मुलाकात हुई है। इस फैसले में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पीपी का मतलब मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन प्रफुल्ल पटेल है। नाजिर कारीगर ने अपने इस ईमेल में यह भी लिखा था कि इस डील को लेकर उसका प्रफुल्ल पटेल के साथ डिस्कशन हुआ है और इस प्रोजेक्ट को तुरंत ही क्लियर कर दिया जाएगा। कोर्ट के फैसले के अनुसार यही बात नाजिर कारीगर ने 15 मई 2007 को मुंबई में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ कनाडा के सामने कही। कारीगर ने यह भी कहा कि क्रिप्टोमेट्रिक्स ने एक एजेंट के जरिए प्रफुल्ल पटेल को रिश्वत दे दी है ताकि उसे एयर इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। इसका मतलब यह है कि क्रिप्टोमेट्रिक्स ने नाजिर कारीगर पर इस बात का दबाव बनाया हुआ था कि वो या तो डील को जल्द से जल्द साइन करवाए वरना पैसे वापस कर दे। ये ऐसा समय था जब क्रिप्टोमेट्रिक्स ने पैसा दांव पर लगा दिया था और उसके हाथ में कुछ नहीं आया था। ऐसे में क्रिप्टोमेट्रिक्स ने नाजिर कारीगर को छोड़कर किसी दूसरे मिडिलमैन की तलाश शुरू कर दी थी। क्रिप्टोमेट्रिक्स ने इमर्जिंग मीडिया ग्रुप यानी ईएमजी के सीईओ शैलेश गोविंदिया से संपर्क किया और उनके जरिए इस डील को फिक्स करने की कोशिश की। शैलेश गोविंदिया ने इसके लिए बाकायदा प्लान बनाया और वो प्लान अपने आप में प्रफुल्ल पटेल पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। प्लान के मुताबिक शुरुआत में गोविंदिया को $6.5 लाख अमेरिकी डॉलर्स दिए गए, जिनमें से $5 लाख प्रफुल्ल पटेल को दिए जाने थे। डील साइन होने पर प्रफुल्ल पटेल को $15 लाख अमेरिकी डॉलर्स और दिए जाने थे।
और गोविंदिया को $2.5 लाख मिलते। इतना ही नहीं, ये डील पूरी हो जाने की सक्सेस फीस भी तय की गई थी। इस फीस में प्रफुल्ल पटेल को $20 लाख मिलते, यानी कुल मिलाकर प्रफुल्ल पटेल को $40 लाख दिए जाने का प्लान था। और 9 नवंबर 2007 को EMG ग्रुप के अकाउंट में $6.5 लाख दिए गए। तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने इस पूरे मामले पर सफाई भी दी है। जी न्यूज को भेजी गई लिखित सफाई में प्रफुल्ल पटेल ने लिखा है, ये आरोप पूरी तरह से बकवास हैं, क्योंकि डील कभी हुई ही नहीं। यहां तक कि टेंडर भी खत्म कर दिया गया था। प्रफुल्ल पटेल ने यह भी कहा है कि ऐसे टेंडर्स एयर इंडिया ही देखती है और इसकी फाइल मंत्रालय तक नहीं आती है, यानी जो उनका सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री तक ऐसी फाइल नहीं आती है, एयर इंडिया के पास ही रहती हैं। प्रफुल्ल पटेल के मुताबिक जब कुछ वर्ष पहले नाजिर कारीगर गिरफ्तार हुए थे और ये खबर आई थी, तो उन्होंने प्रधानमंत्री को खुद इस मामले में सीबीआई जैसी किसी जांच एजेंसी से जांच करवाने की मांग की थी। प्रफुल्ल पटेल के मुताबिक प्रधानमंत्री ने वापस उन्हें पत्र लिखा और कहा कि वो इस मामले में प्रफुल्ल पटेल की भूमिका को लेकर पूरी तरह संतुष्ट हैं और ऐसे टेंडर्स का उनके मंत्रालय से कोई लेना देना नहीं है। वो ये बात मान गए। प्रफुल्ल पटेल के मुताबिक नाजिर कारीगर ने उनके और कुछ दूसरे लोगों के नाम का गलत इस्तेमाल किया ताकि वो अपनी कंपनी से धोखाधड़ी कर सके। प्रफुल्ल पटेल ने अदालत के फैसले का हवाला दिया है और कहा है कि इस मामले में उनकी भूमिका कहीं से भी साबित नहीं होती। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। इस घोटाले की शुरुआत एयर इंडिया की एक जरूरत से हुई और इस जरूरत का नाम है बायोमेट्रिक फेशियल रिकॉग्निशन डिवाइस, यानी एक ऐसा उपकरण जिससे यात्रियों के चेहरों को स्कैन करके उनकी पहचान हो सके। इसके लिए 24 फरवरी 2006 को एयर इंडिया ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया और इस टेंडर के लिए कनाडा की एक कंपनी क्रिप्टोमेट्रिक्स सहित 20 कंपनियों ने आवेदन किया। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन बाद में पता चला कि इस टेंडर को हासिल करने के लिए क्रिप्टोमेट्रिक्स ने नाजिर कारीगर नाम के एक व्यक्ति के जरिए एयर इंडिया के अधिकारियों को रिश्वत दी थी। नाजिर कारीगर एक NRI है और कनाडा का एक बिजनेसमैन है। एयर इंडिया के अधिकारियों से नाजिर कारीगर की मिलीभगत का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि उसके पास एयर इंडिया के इस टेंडर की पूरी कॉपी 28 दिसंबर 2005 को ही मौजूद थी, जबकि एयर इंडिया ने यह टेंडर 24 फरवरी 2006 को जारी किया था। यानी एयर इंडिया के टेंडर जारी करने से पहले ही नाजिर कारीगर के पास पूरी जानकारी मौजूद थी। इस दौरान टेंडर की प्रक्रिया में क्रिप्टोमेट्रिक्स को आगे रखने के लिए $4,50,000 यानी करीब 3 करोड़ रुपए की रिश्वत नाजिर कारीगर के मुंबई के बैंक अकाउंट में दी गई थी। इस मामले में रिश्वत के लेन देन के लिए बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, जिसमें यह तय किया गया था कि $40 लाख यानी 26 करोड़ 64 लाख रुपए की रिश्वत तत्कालीन सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल को दी जाएगी। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि जैसे जैसे डील आगे बढ़ेगी उसी हिसाब से रिश्वत के पैसे भी पहुंचाए जाते रहेंगे। हालांकि यह कॉन्ट्रैक्ट अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया और अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया। प्रफुल्ल पटेल ने इस मामले में अपनी किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया है, लेकिन क्या उन्होंने इस मामले की जांच करवाई? यह मामला उनके कार्यकाल में सामने आया था, लेकिन उन्होंने इसे लेकर अपने स्तर पर कोई जांच क्यों नहीं करवाई? प्रफुल्ल पटेल ने प्रधानमंत्री को लिखे खत में यह दलील दी कि यह डील इंसेप्शन लेवल पर यानी बिल्कुल शुरुआती स्तर पर ही खत्म कर दी गई थी, लेकिन दस्तावेज बताते हैं कि टेंडर की प्रक्रिया में कंपनी का चुनाव कर लिया गया था। सवाल यह है कि क्या प्रफुल्ल पटेल ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने सही तथ्य रखे थे? इस मामले में 2 मिडिलमैन का जिक्र है और दोनों ही प्रफुल्ल पटेल का नाम लेकर रिश्वत मांग रहे थे। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? प्रफुल्ल पटेल के अलावा एयर इंडिया के कई अधिकारियों का नाम भी इस मामले में सामने आया। कई अधिकारियों ने टेंडर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही कनाडा की क्रिप्टोमेट्रिक्स कंपनी का दौरा कर लिया। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच क्यों नहीं की गई? क्या उन्हें जानबूझकर बचने का रास्ता दिया गया था? अमित प्रकाश के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। सीधे रुक करते हमारे 2 सहयोगियों का। न्यूज रूम से पवन नारा हमारे साथ हैं, विजय चौक से रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, भले ये डील अपने अंजाम तक नहीं पहुंची, लेकिन इसमें बहुत लेवल पर धांधली हुई है। टेंडर का पहले ही मिल जाना कारीगर को, उसके बाद हर लेवल पर किस तरह की प्लानिंग की गई थी धांधली करने की, हर चीज सामने आई है जी न्यूज की इस खबर में। जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ प्रफुल्ल पटेल का जजमेंट में सिर्फ नाम नहीं आया है, बल्कि उन ईमेल्स का हवाला दिया गया है जिसमें नाजिर कारीगर और क्रिप्टोमेट्रिक्स के अधिकारियों के बीच में बातचीत हुई थी। इतना ही नहीं, उसमें कितना हिस्सा किसको कब और कैसे मिलना है ये भी बताया गया था।
और जो प्रफुल्ल पटेल की ओर से सफाई दी गई उसमें कहा गया है कि यह डील शुरुआती स्तर पर ही कैंसिल कर दी गई थी, लेकिन जो दस्तावेज हमारे पास मौजूद हैं वो बताते हैं कि यह डील न सिर्फ टेंडर में कंपनियां शॉर्टलिस्ट की गई बल्कि टेंडर स्क्रीनिंग कमेटी ने क्रिप्टोमेटिक्स को फाइनल कर दिया गया था। आखिर क्यों क्रिप्टोमेटिक्स कंपनी फाइनल तक पहुंची और यह पूरा प्रोसेस 10 महीने चला, जबकि प्रफुल्ल पटेल दलील दे रहे हैं कि इस डील के बारे में सोचा गया था और सोचते ही इस डील को नकार दिया गया था। बिल्कुल, यानी कि ध्यान जरूर इस डील के ऊपर दिया गया था। रविंद्र भी हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र, अब राजनीतिक मायनों से इस खुलासे के क्या आप रेपरकशंस देख रहे हैं? देखिए, अगस्ता डील को लेकर पहले ही कांग्रेस और यूपीए सरकार कटघरे में, और इस डील के बाद जिस तरह से धांधली और पीपी का नाम आ रहा है, एक बार और ध्यान देना होगी, अगस्ता डील में इटली के कोर्ट फैसला देता है और इसमें कनाडा कोर्ट, यानी भारत का कोई भी राजनीतिक दल की पहुंच वहां पर नहीं है। यानी कोर्ट ने अपने स्वतंत्र जो एविडेंस आया है, सबूत आया है, उसके आधार पर उसने फैसला दिया। और पीपी भले ही इंकार करे, प्रफुल्ल पटेल भले ही इंकार करे, लेकिन जो दस्तावेज जी न्यूज़ दिखा रहा है, जैसा पवन नारा ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं वो इसमें शामिल रहे हैं, शुरुआती स्तर पर रहे हैं या बीच में रहे हैं, ये जांच का विषय हो सकता है। लेकिन प्रफुल्ल पटेल भले ही मना कर रहे हो, लेकिन उनका नाम इसमें सबसे आगे जरूर दिख रहा है। और इसका कहीं ना कहीं जरा सा भी कहीं पर कोताही बरती गई है तो आखिर जांच क्यों नहीं की गई, ये सबसे अहम मुद्दा है। जो कैनेडियन कोर्ट का जो ऑर्डर है वो बहुत स्पष्ट है। रिश्वत 2 बार दी गई है, दूसरी बार में पकड़ा गया और कनाडा कोर्ट ने रिश्वत देने वाले को 3 साल की सजा की, लेकिन रिश्वत लेने में जो इन्वॉल्व थे उसको इंडियन गवर्नमेंट ने मामला रफा दफा कर दिया। उस समय के सिविल एविएशन मिनिस्टर और अधिकारी ने, उनकी जिम्मेदारी थी, ये 2013-14 का जजमेंट है। पवन नारा हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। पवन, सवाल यही है कि रिश्वत दी गई है, ये तो तय हो गया है, सजा भी मिल गई, लेकिन किसने ली भारत में, ये अहम सवाल है। आपको बताएं, नाजिर कारीगर के अकाउंट में डील को प्रभावित करने के लिए $4.5 लाख की इनिशियल पेमेंट भी आई। इसके अलावा ईमेल्स में यह रेफरेंस भी है कि किस तरह से एयर इंडिया के सीएमडी को $5,000 का जेब खर्च न्यूयॉर्क में मुहैया कराया गया। जब यह फैसला आया और नाजिर कारीगर को 3 साल की सजा हुई, सवाल प्रफुल्ल पटेल पर उठे तो क्यों जांच नहीं की गई, क्योंकि जो शुरुआती दस्तावेज कोर्ट के सामने रखे गए थे उनमें यह बात तय थी कि नाजिर कारीगर के मुंबई अकाउंट में $4.5 लाख, लगभग 3 करोड़ रुपए पहुंचे थे और उन रुपयों का असर टेंडर प्रक्रिया में भी दिखाई दिया था। तो आखिर क्यों एयर इंडिया के अधिकारियों को बचाया गया, यह सवाल भी कहीं ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि पीपी का नाम आना। एयर इंडिया के अधिकारियों को बचाया गया तब, और क्या अब कार्रवाई होगी, ये भी अहम सवाल है। पवन, शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए।